सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और इसी लॉकडाउन में मैंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप लोगों को घुमाने के लिए जो एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उस सीरीज़ का आज सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने बनाया था केदारनाथ धाम के ऊपर, उसमें मैंने आपको केदारनाथ धाम की फुल्ली गाइडेड टूर दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम की फुल्ली गाइडेड टूर देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद उसके लोकेशन के बारे में बात करूंगा। उसके बाद अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो आप वहाँ तक कैसे जा सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो, कौन कौन से अलग अलग रूट है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। उसके बाद बद्रीनाथ धाम जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी है, थिंग्स टू कैरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बोनस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ मंदिर तक आप जा रहे हो तो उसके बाजू में जो दो प्लेसेस है, बहुत ही बड़े फेमस प्लेसेस है, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब। तो अगर आप वो दो भी कवर करना चाहते हो तो आप कैसे कवर कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह मंदिर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर भगवान विष्णु के बद्रीनारायण अवतार की पूजा की जाती है। साथ ही यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख 4 धामों में से एक धाम में गिना जाता है। इसके अलावा भी इस मंदिर की गिनती उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक धाम में की जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस मंदिर के लोकेशन के बारे में कि यह मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो देखो, बेसिकली यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बना हुआ है। और जियोग्राफिकली और अच्छे से जाने तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थान है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसके जस्ट आगे यह मंदिर बना हुआ है। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस मंदिर तक जाना चाहते हो तो आप कैसे जा सकते हो, कौन सा सबसे बेस्ट रूट रहेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आप उत्तराखंड के बाहर से कहीं से भी आ रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रूट रहेगा हरिद्वार वाला रूट। तो बेसिकली क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों अवेलेबल है, तो आप कैसे भी हरिद्वार पहुंच सकते हो। और अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा जॉली ग्रांट का। तो समझ लो कि आप अब हरिद्वार पहुंच चुके हो। तो उसके बाद आगे कैसे जाना है, आगे की जर्नी कैसे करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, हरिद्वार से बद्रीनाथ का जो डिस्टेंस है वो 315 किलोमीटर के आसपास रहता है। और इस डिस्टेंस को आप कैसे भी कवर कर सकते हो, बाय कार, बाय शेयरिंग टैक्सी या फिर बाय बसेस के थ्रू कैसे भी कवर कर सकते हो। अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हो तो हरिद्वार से हर सुबह कई बस चलती रहती है। हरिद्वार से निकलने के बाद अगर आप बाय बस जा रहे हो तो बस आपको बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर पहले जोशीमठ तक ही छोड़ेगी, क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो काफ़ी सकड़ा है, इसलिए बस आपको जोशीमठ ही छोड़ेगी। जोशीमठ से आप शेयरिंग टैक्सी में बैठ के बद्रीनाथ पहुंच सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग खुद की गाड़ी या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू हरिद्वार से बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप डायरेक्टली बद्रीनाथ गाड़ी लेके जा सकते हो। और अगर आप टैक्सी के थ्रू भी जा रहे हो तो टैक्सी भी आपको बद्रीनाथ तक छोड़ देगी। अब मान लो कि आप बहुत दूर से आए हो और अपनी लंबी जर्नी की वजह से पूरी तरीके से थक चुके हो और आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप जोशीमठ में भी स्टे कर सकते हो। जोशीमठ में आपको आराम से बहुत ही कम दामों में होटल्स मिल जाएगी। तो अब समझ लो कि आप बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुके हो। तो उसके बाद वहाँ पर मंदिर में कैसे जाना है, कैसे दर्शन करने हैं, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो, बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही तप्तकुंड नाम से एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ से नेचुरली गर्म पानी निकलता रहता है। तो बद्रीनाथ आने वाले ज़्यादातर तीर्थयात्री क्या करते हैं कि सबसे पहले वो इसी कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद आगे दर्शन के लिए निकलते हैं। एक और बात, यहाँ पर महिलाओं के स्नान के लिए भी अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है। तप्तकुंड में स्नान करने के बाद दर्शन के लिए आपको वहाँ से एक कूपन लेना पड़ेगा और वो कूपन लेके आपको वहाँ पर एक लाइन होगी तीर्थयात्रियों की, जो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी एक लाइन होती है, उस लाइन में आपको लगना पड़ेगा और इसी लाइन से होकर आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस मंदिर को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखो, केदारनाथ की तरह यह मंदिर भी मई से लेकर अक्टूबर तक पूरे साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है। इन 6 महीनों में भी अगर हम बात करें बेस्ट टाइम के बारे में तो देखो, बारिश का मौसम खत्म होने के बाद जो 1-2 महीने बचते हैं
मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइम वही है बद्रीनाथ मंदिर को विजिट करने का। अब इस मंदिर को कब विजिट करना है वो आपको पता चल चुका है। उसके बाद मैं आपको इस मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में बता देता हूँ। यह मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक यह मंदिर बंद रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें अपने साथ रखनी है, थिंग्स टू कैरी। ठीक है, तो देखो केदारनाथ की तरह आपको यहाँ पर कोई भी पैदल ट्रैक नहीं करना है। आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी लेके बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हो और वहां पर ही आपको बहुत सारी होटल्स बहुत ही कम दामों में मिल जाती है। तो आप अपनी होटल पे जाओगे, होटल में स्टे करोगे, उसके बाद दूसरे दिन उठकर आप सुबह बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाओगे। तो मेरे ख्याल से इसमें छाता या रेनकोट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने साथ रखनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको अपने साथ वूलन्स कैरी करने हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार यहाँ पर दोपहर में बहुत ही धूप होती है, उसके बाद सडनली टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड गिरने लगती है। तो अपनी सेफ साइड के लिए आप वूलन्स कैरी जरूर करें। अब देखो एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखो उत्तराखंड आने वाले ज़्यादातर तीर्थयात्री क्या करते हैं कि एक ही राउंड में चारों धाम एक साथ कवर कर लेते हैं एक ही ट्रिप में। सबसे पहले वो लोग जाते हैं यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और सबसे आखिर में वो लोग बद्रीनाथ आते हैं दर्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आपने यमुनोत्री कर लिया, गंगोत्री कर लिया, केदारनाथ भी कर लिया, उसके बाद अगर आप बद्रीनाथ आना चाहते हो और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो मतलब बस के थ्रू आ रहे हो तो केदारनाथ से आपको गौरीकुंड आना है, गौरीकुंड से आपको सोनप्रयाग वापस आना है, सोनप्रयाग से हर सुबह 6 बजे डायरेक्टली बद्रीनाथ के लिए बस चलती रहती है। तो आप उसमें बैठकर डायरेक्टली केदारनाथ से बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक बोनस पॉइंट। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर जा रहे हो और बद्रीनाथ मंदिर के पास में मौजूद हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स को भी विजिट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमकुंड साहिब की। अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हो तो जोशीमठ से आपको गोविंद घाट तक जाना पड़ेगा। गोविंद घाट जोशीमठ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर आप बाई कार या बाई टैक्सी जा सकते हो। गोविंद घाट से आपको 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा बेस कैंप तक और बेस कैंप से 6 किलोमीटर का और पैदल ट्रैक करके आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुँच सकते हो। और अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर मौजूद घोड़े या पिट्ठू को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाते हो तो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी है। तो अगर आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा कर रहे हो तो अपने साथ छाता या रेनकोट, फिर वुलन्स और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें अपने साथ जरूर रखें। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्लेस के बारे में, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो देखो वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क है और ये इतनी खूबसूरत जगह है ना कि मैं आपको पर्सनली वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हो तो साथ में वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट जरूर करो। वैली ऑफ फ्लावर्स की जो दूरी है जोशीमठ से वो तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से जोशीमठ से 20 किलोमीटर तक आप गाड़ी या टैक्सी में जा सकते हो। उसके बाद आगे का 10 किलोमीटर का आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट करने जा रहे हो तो अपने साथ यहाँ पर भी छाता या रेनकोट, वुलन्स और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें जरूर रखें। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये बद्रीनाथ धाम की और हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों को पसंद आई होगी और इन फ्यूचर आप लोगों के कुछ काम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।